नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया टीवी। आपके साथ मैं हूं मीनाक्षी जोशी और वक्त हो गया है राजधर्म का। बड़े पर्दे पर एक फिल्म रिलीज हुई, नाम है बड़े मियां छोटे मियां। एक्शन, धुआंधार, गोला बारूद जबरदस्त, लेकिन फिल्म जनता के दरबार में पिट गई, फेल हो गई, फ्लॉप हो गई। ठीक वैसे ही 24 के चुनाव में हैदराबाद की एक पॉलिटिकल टर्फ भी है। वो बड़ा पर्दा है और ये रियल पर्दा है। ऐसे दो खिलाड़ी हैं, वो भी बड़े मियां हैं और छोटे मियां हैं। बड़े मियां असदुद्दीन ओवैसी और छोटे मियां अकबरुद्दीन ओवैसी। बड़े मियां धारदार नेता हैं, तेज तर्रार वक्ता हैं और पेशे से बैरिस्टर हैं। ऊपर से 40 साल की पॉलिटिकल लेगेसी भी है उनके पीछे। हैदराबाद में आज तक ओवैसी परिवार को कोई हरा नहीं पाया है, लेकिन पहली बार बड़े मियां और छोटे मियां की जोड़ी को क्या हारने का डर सता रहा है। हैदराबाद से शुरुआती रुझान क्या आ रहे हैं? क्या अपने घर में असदुद्दीन ओवैसी नर्वस हैं? क्या पहली बार ओवैसी फैमिली को हार का डर सता रहा है? हैदराबाद में बैठकर यूपी वाले मुख्तार अंसारी क्यों याद आ रहे हैं ओवैसी भाई को? अगले 30 मिनट तक आप मेरे साथ रहिएगा। ओवैसी ब्रांच पॉलिटिक्स आपको समझाने जा रही हूं, लेकिन शुरुआत एक तस्वीर के साथ करती हूं। इस तस्वीर को देखिए और गौर से देखिए। इस तस्वीर में माधवी लता हैं, हैदराबाद से बीजेपी के उम्मीदवार हैं। रामनवमी की शोभा यात्रा में शामिल हैं। माधवी लता भगवा रंग में रंगी हुई नजर आ रही हैं। उनका अंदाज किसी कलाकार का नजर आता है और निशाना राजनीति का। इस वीडियो पर बड़ी कंट्रोवर्सी है, वो इसलिए कि माधवी लता जब इमेजिनरी धनुष उठा रही हैं, उसकी प्रत्यंचा चढ़ा रही हैं, कमान से तीर निकाल रही हैं और निशाना साध रही हैं, तो असदुद्दीन ओवैसी साहब बड़े बेचैन हो रहे हैं। भाई रामनवमी है तो राम को दिखाने का तरीका और क्या हो सकता था? धनुष बाण हो सकता था। माधवी लता ने वही किया, लेकिन असदुद्दीन ओवैसी को लगा कि ये निशाना तो मुसलमानों पर था, ये निशाना तो वहां पर मौजूद मस्जिद पर था। बीजेपी के सदर ने कहा कि हम पुराने शहर पर सर्जिकल स्ट्राइक करेंगे, सर्जिकल स्ट्राइक करेंगे। और सर्जिकल स्ट्राइक के साथ साथ कहा कि पुराने शहर में यानी हैदराबाद की पार्लियामेंट की कॉन्स्टिट्यूएंसी में यहां पर रोहिंग्या रहते हैं, बांग्लादेशी रहते हैं, पाकिस्तानी रहते हैं। अब आप देख रहे हैं कि एक बीजेपी के उम्मीदवार किसी एक इबादतगाह की तरफ, मस्जिद की तरफ रुख करके इस तरह से इशारा कर रही है कि उसके तरफ तीर मारेंगे। अब भी आप वोट नहीं देंगे? अब भी आप समझेंगे कि नहीं नहीं असद साहब अब मजलिस जीत जाएगी? मेरे भाई, अगर एहसास है, तकलीफ है, उस इबादतगाह के लिए अगर तकलीफ है, तो कम से कम मजलिस के लिए नहीं तो कम से कम उस इबादतगाह की अजमत के लिए तो निकल कर वोट डालो। मजलिस के लिए अगर आज भी तुम सोते रहोगे तो फिर कब उठोगे? और वो तीर मारने का वो इमेजिनरी तरीका वो किसी इबादतगाह के ऊपर नहीं था, वो हैदराबाद के अमन के ऊपर था। वो तीर मारने का इमेजिनरी तरीका जो बताया गया, वीडियो आया, वो हैदराबाद के अमन को खत्म करने के उनके अज़ाइम दिखा रहे थे। वो जो तीर मारने का वीडियो जो दुनिया ने देखा, वो हैदराबाद में हिंदू और मुसलमानों के अमन को कमजोर करने के लिए किया गया। वो हैदराबाद में फसादात कराने के लिए किया गया। कैसा फसाद और क्यों होगा फसाद? पिछले 20 साल की अपनी पब्लिक लाइफ में असदुद्दीन ओवैसी को आपने कभी इतना नर्वस नहीं देखा होगा, लेकिन आज ये घबराहट ही थी कि एक सोशल वर्कर से नई नवेली नेता बनी माधवी लता का एक शोभा यात्रा में तीर चला देना, वो भी इमेजिनरी तीर चला देना, उन्हें पूरी कौम पर भारी दिखाई दे रहा है। उनकी मस्जिद, उनका धर्म या मुसलमानों की नुमाइंदगी पर उन्हें खतरा मंडराता हुआ दिखाई दे रहा है। असदुद्दीन ओवैसी तो ऐसे कभी नहीं थे। क्या वाकई में उन्हें कोई थ्रेट महसूस हो रहा है?
जिस तरीके से आपने तीर छोड़ने का जो वो एक्शन किया था और उस पर इतना विवाद हो रहा है। पहली बात तो मुझे ये बताने दीजिए, वो श्री राम नवमी है और हमारा रामचंद्र जी का उत्सव है। और दूसरी बात, मैं बायां हाथ वाली नहीं हूँ, यानी मैं लेफ्टी नहीं हूँ, मैं दायां हाथ राइट हैंड वाली हूँ। सबसे बड़ी बात तो ये है, मस्जिद को बंद किया हुआ था सफ़ेद कपड़े से और मैं मस्जिद के तरफ थी भी नहीं। मैं कोई पुराना बिल्डिंग के तरफ थी और मैं हवा में आकाश में तीर चला रही थी। वो एक रामचंद्र जी का निशाना है, जैसे एक हनुमान जी का गधा होता है। अगर आप ऐसा गधा लेकर उठाते हो और बोलते हो गधा मस्जिद को देकर उठा रहे हो, अब यह भगवान ही जाने। जैसे रामचंद्र का तीर वैसा हनुमान जी का गधा है। बस उतना ही बार बार कह रहा है कि मैं होना बोलकर एक तीर मस्जिद के तरफ छोड़ रही हूँ, जो सही नहीं है, जो सही नहीं है। और मेरे एक वीडियो आपको हम अब तक 10-20 बार दिखा चुके हैं, फिर भी हम एक वीडियो फिर से आपको दिखा देंगे जिसमें हम तीर किसी एक तरफ नहीं डाल रहे थे। ये देखिए, आप देखिए, यहाँ पे कहीं मस्जिद नहीं है। ये होना बोलकर सिर्फ जानबूझकर एक मस्जिद की तरफ मोबाइल को पैन कर दिया है। अगर आप मोबाइल को एक मस्जिद की तरफ दिखाना है तो कोई ना कोई मस्जिद, कोई ना कोई मंदिर किसी भी दूर पे दिखेगा ना। ये किसी मस्जिद के इशारा नहीं है ये, क्योंकि ऐसा हमारा वीडियो में कहीं पे भी नहीं है। और जिस वीडियो मस्जिद दिखा रहा है वो मेरे साथ साथ मस्जिद को नहीं दिखा रहा है। जैसे देखिए, यहाँ मेरे सामने मस्जिद है, आप यहाँ ठहर के वीडियो निकालोगे तो मेरे साथ मस्जिद आ जाएगा, लेकिन वो ऐसा पलटा के दिखाए ना मस्जिद। इतना अक्ल नहीं है असदुद्दीन जी को कि फोन को पलटाया गया है, वो नहीं देखते कोई। लेकिन ये भड़काने वजह से हम नौजवान में क्या इशारा कर रहे हैं नौजवानों को कि शांति रखना नहीं है उनको। आप ये यहाँ तक कि इस हरकत तक आप गिर जा रहे हो कि आपके कैंपेनी में दिसंबर 6 तारीख के बाद जिक्र कर रहे हो। आप कितना गलत है। नूपुर शर्मा का जिक्र कर रहे हैं आप, दिसंबर 6 तारीख को आप जिक्र कर रहे हो, यानी कि आप सारे चीज आप भड़काऊ भाषण में बाहर लेके आ रहे हो। कबीर कहते हैं ऐसी वाणी बोलिए मन का आपा खोए, और इनको फीतल करे आपहू फीतल होए। लेकिन असदुद्दीन ओवैसी तो खुद भड़क रहे हैं और दूसरे भी अपना आपा खो दें ऐसी भाषा बोल रहे हैं। माधवीलता ने समझा दिया कि इशारा मस्जिद पर नहीं था, लेकिन ये तीर तो ओवैसी को घायल कर गया। और बात करते हैं बीजेपी वाले, मुझे गाली देते हैं आईसिस। मेरा ताल्लुक आईसिस से है, मेरा ताल्लुक वो दहशतगर्द तंजीम से है। और मुसलमानों से कहते हैं क्यों मुस्लिम और बच्चियां बुर्का पहनती हैं। अब क्या हम मजहब पे चलना तुमसे सीखें आरएसएस वालों? अब क्या हम इनसे सीखेंगे कि कैसे मैं अपने तहजीब पर चलूं? आखिर मुझसे इतनी नफरत क्यों है? आखिर क्यों मेरी गाड़ी पर गोलियां चलाई जाती हैं? आखिर क्यों धमकियां दी जाती हैं कि जिस तरह मुख्तार अंसारी को जहर दे दिया गया तुम्हारा भी काम तमाम कर देंगे? मैं ना कभी डरा हूं ना कभी डरूंगा इंशाअल्लाह ताला। डरना अल्लाह की जात से है, इन जालिमों से डरना नहीं है हमको। और बार बार 13 तारीख को वो तस्वुर करिए, वो तीर के उस इमेजिनरी फेंकने के लिए। अगर मैं तुम्हारे घर के सामने आकर बोलूंगा तेरे घर को बुलडोजर, आप क्या करते? बोलते आओ। आप क्या करते? आओ बोलते आप। यहां पर खाली ट्रैफिक में अगर हो गया तो घसते खड़े हो जाते। ये हैदराबाद को खतरा है बीजेपी आरएसएस से। तेलंगाना की राजधानी हैदराबाद में जंग चल रही है और चुनाव जीतने के लिए उत्तर प्रदेश के माफिया मुख्तार अंसारी का नाम लिया जा रहा है, जो मिट्टी में मिल चुका है। 1 महीने पहले जिसकी जेल में मौत हो चुकी थी। लेकिन राजनीति गड़े हुए मुर्दों को जिंदा करने का नाम है, इसीलिए तेलंगाना में मुख्तार नाम का जिन्न बोतल से बाहर आया। ओवैसी को लग रहा है कि मुस्लिम सेंटिमेंट उनके साथ होगा। एक वोट भी खीस का तो 40 साल की लेगेसी की मिट्टी पलीत हो जाएगी, क्योंकि हैदराबाद का तो धर्म काटा आपके सामने है।
यहाँ पर 60% मुसलमान है और 40% हिंदू आबादी है। माधवी लता इम्पॉसिबल को पॉसिबल बनाने की लड़ाई लड़ रही हैं। जुबा 4 दिन आपको राजनीति में आए हुए हैं और आप उस आदमी को पकड़ रही हैं जो 40 साल से जिनके परिवार का हैदराबाद की सीट पर कब्जा है। उनको कोई हिला नहीं सकता है। 3 लाख वोट से जीते थे वो पिछली बार। हाँ साहब, अगर हमारे पास भी ऐसे बोगस वोट्स होते हैं तो हम तो 4000 साल जीतते ही चले जाएंगे ना साहब। क्या करें, हमारे पास तो बोगस वोट्स है ही नहीं है। जिसके पास 6,20,000 बोगस वोट्स है, एक एपिक नंबर आप टाइप करोगे तो उस एपिक नंबर के दौरान इलेक्शन साइट पे आप 2 जगह वोटर आईडीज पाओगे साहब। चंद्रायण गुट्टा, याकुतपुरा, चारमीनार। ऐसा 1,60,000 वोट्स है उनके पास। तो आप कह रहे हैं कि वो बेईमानी से जीतते हैं? हाँ जी, बिल्कुल कहूंगी मैं ये बात, कतई नहीं डरूंगी। तो इसका मतलब इस बार वो फिर वो 3 लाख वोटों से जीत जाएंगे? साहब नहीं, 1,50,000 से हार जाएंगे। वो हार जाएंगे साहब, देखते रहिए आप, हरा कर रहेंगे हम। अच्छा, मान भी लीजिए कि माधवी लता ने निशाना सोच समझ कर लगाया था, फर्ज कीजिए। वही इमेजिन करने की तो बात कह रहे थे असदुद्दीन ओवैसी, तो चलिए उनके लिहाज से हम इमेजिन कर लेते हैं। तो ऐसा ही एक वीडियो तो असदुद्दीन ओवैसी का भी बाहर आ चुका है, जिसमें वो कसाई की दुकान के बाहर खड़े हैं और कह रहे हैं कि काटते रहो, काटते रहो। अब बीजेपी नेता टी राजा ने बकायदा वीडियो दिखाया और वीडियो के आधार पर ओवैसी से सवाल भी पूछा। रेहान बीफ शॉप जिंदाबाद। खैरियत से भाई, सलाम वालेकुम। काटते रहो आप। असदुद्दीन ओवैसी पार्टी प्रचार कर रहा है उसके पार्लियामेंट क्षेत्र में। भाई प्रचार करो, वोट मांगो, वोट देने वाला देगा, नहीं देने वाला नहीं देगा। लेकिन तुम जिस प्रकार से एक बीफ की दुकान पर जाकर खाते रहो, बीफ काटते रहो, इसका क्या संदेश देना चाह रहे हो आप? आज भारत का 100 करोड़ हिंदू गाय को अपनी माता मानता है और सारे के सारे हिंदू समाज की भावनाओं से आप खेल रहे हो। तो क्या आपके ऊपर क्या केस नहीं होना चाहिए? क्या इलेक्शन कमीशन क्या आपके ऊपर एफआईआर नहीं करना चाहिए? माधवी के तीर वाले वीडियो पर असदुद्दीन ओवैसी साहब को ऐतराज है, तो ओवैसी साहब की कसाई की दुकान वाले वीडियो पर बीजेपी को ऐतराज है। मतलब साफ है कि 13 मई तक हैदराबाद में आगे भी ये वीडियो का बार पलटवार भी चलता रहेगा। लेकिन असली सवाल तो ये है कि इस बार ओवैसी फैमिली को हैदराबाद में डर क्यों सता रहा है? तो इसकी असली वजह है हैदराबाद में 40 साल का ओवैसी परिवार का कब्जा। 1984 से लेकर 2004 तक असदुद्दीन ओवैसी के पिता हैदराबाद से लगातार जीतते रहे हैं। तो वहीं 2004 से लेकर अब तक ओवैसी साहब लगातार संसद पहुंच रहे हैं। पहले 6 बार पिता सांसद रहे और 4 बार से खुद सांसद हैं। 5वीं बार पहुंचने के लिए जंग लड़ रहे हैं। इस सीट पर ओवैसी परिवार हमेशा मजबूत रहा है। हैदराबाद लोकसभा क्षेत्र में विधानसभा की 7 सीटें आती हैं, जिनमें से 6 पर AIMIM का कब्जा है। लेकिन इस बार ओवैसी फैमिली को डर सता रहा है। आपने अकबरुद्दीन ओवैसी की बात तो सुनी होगी, छोटे मियां की बात हम कर रहे हैं। आपके मोबाइल तक उनकी बात पहुंच भी गई होगी। क्या देश में मुस्लिम आबादी कम हो गई है? अगर अकबरुद्दीन ओवैसी ये कहते हैं कि हमारी नुमाइंदगी कम हो गई है, तो उनका क्या होगा? क्या मुसलमान वाकई खेमों में बचा हुआ है? अगर हम मुंतशिर रहेंगे और खानों में बटे रहेंगे तो फिर कमजोर हो जाएंगे और फिर कोई हमारी आवाज को सुनने वाला नहीं होगा। मुल्क के हालात आपके सामने हैं। 10 बरस में क्या हुआ आपके सामने है। कभी घर वापसी तो कभी मॉब लिंचिंग, कभी बीफ बैन तो कभी सर पे टोपी तो पीटा गया, कभी चेहरे पे दाढ़ी तो मारा गया। अगर हम मुनज्जम या मुत्तहिद नहीं होंगे तो फिर
हमारा मुस्तकबिल वैसा ही होगा जैसा आज उत्तर प्रदेश में हमारे भाइयों के साथ हो रहा है। खुदा ना खास्ता अगर हम मुंतशिर हो जाएंगे तो ऐसा ही होगा जैसा हिंदुस्तान के दूसरे हिस्सों में बेआवाज हो चुके और हमारे ऊपर जुल्म व ज्यादतियों के पहाड़ टूट पड़ रहे हैं। आज आपको और हमको इस बात पे गौर और फिक्र करनी होगी कि आज अगर हम मुंतशिर रहेंगे और अगर हम खानों में बढ़ जाएंगे तो फिर हमारा मुस्तकबिल क्या होगा ये मुझसे बेहतर आप जानते हैं। हमको फिक्र करनी है तो इस बात की कि हमारे बाद हमारे आने वाली नस्ल का क्या होगा, और जमाती वाबस्तगी ही हमारे आने वाले नस्ल के मुस्तकबिल को महफूज रख सकती है, हमारी आबादियों को महफूज रख सकती है, हमारी इज्जत और आबरू को महफूज रख सकती है, हमारी शरीयत की हिफाजत कर सकती है, हमारे मसाजिदों की हिफाजत कर सकती है। और बुलडोजरों को अगर हमारे महलों में चलने से रोकना है तो हम अपने इत्तेहाद के जरिए ही ये मुमकिन है। अब अकबरुद्दीन ओवैसी को ये कोई पूछे कि खानों में बांटने की बात कौन कर रहा है। एक तरफ बड़े मियाँ छोटे मियाँ दोनों संविधान की बात करते हैं, अपने हकूक की बात करते हैं, लेकिन उसके बाद फिर चर्चा किस बात की करते हैं कि खानों में बंट जाएंगे अगर हम तो फिर क्या होगा। अगर आप एकजुट होने की बात करते हैं तो फिर हिंदू मुस्लिमों को अलग अलग खानों में रखते ही क्यों हैं। मुसलमानों के लिए तभी तो आपने मस्जिद की बात की, तभी आपने अपने धर्म की बात की। असदुद्दीन ओवैसी कहते हैं कि उन्हें तो इत्तेहाद विरासत में मिली है, लेकिन उन्हें फिक्र अपने आने वाली जनरेशन की है। इस नाम पर वो मुसलमानों को एकजुट करने की कोशिश कर रही हैं। ऐसे में उनकी विरासत को जानना भी जरूरी है कि उनकी विरासत क्या कहती है। असदुद्दीन ओवैसी के दादा अब्दुल वहीद ओवैसी, तस्वीर आप देख रहे हैं, अब्दुल वहीद ओवैसी जो कभी MIM यानी कि मजलिस-ए-इत्तेहाद उल मुसलमीन के चीफ थे। उन्होंने बाद में MIM को AIMIM में कन्वर्ट कर दिया, राजनीतिक संगठन बना दिया, यानी कि मजलिस-इत्तेहादुल मुसलमीन के आगे ऑल इंडिया जुड़ गया। इसके बाद उनके बेटी सलाउद्दीन ओवैसी जो कि असदुद्दीन ओवैसी के वालिद हैं, उनके पिता हैं, AIMIM के चीफ बने और 6 बार हैदराबाद से सांसद रहे। सलाउद्दीन ओवैसी, उनके 2 बेटे हैं, बड़े बेटे हैं असदुद्दीन ओवैसी जो कि हैदराबाद से मौजूदा सांसद हैं, और उनके छोटे बेटे हैं अकबरुद्दीन ओवैसी जो कि AIMIM के सेकंड इन कमांड हैं और ये चंद्रायन गुट्टा से विधायक हैं। बीच में उन्होंने पढ़ाई छोड़ दी थी। आपको बता दें क्रिश्चियन लड़की से उन्होंने शादी भी की तो परिवार से कुछ दिनों तक उनका नाता भी टूटा। हालांकि बाद में सलाउद्दीन ने बुलाकर राजनीति में उनकी एंट्री करा दी और अब वो विधायक हैं और AIMIM के नंबर 2 लीडर हैं। अब आप ये सोच रहे होंगे कि AIMIM तो आप जानते हैं, लेकिन MIM क्या है, तो अब आपको इसके बारे में भी जानकारी दे देती हूँ। दरअसल हैदराबाद की जो रियासत थी उसमें एक शख्स थे बहादुर यार जंग, जिन्होंने 1927 में अपने कुछ साथियों के साथ मिलकर मुसलमानों के लिए एक संगठन बनाया और इसका नाम रखा मजलिस-ए-इत्तेहाद उल मुसलमीन यानी कि MIM। मुसलमानों के हितों की रक्षा करना इस संगठन का मकसद था, लेकिन साल 1944 में बहादुर यार जंग की अचानक मौत हो गई और इसके बाद MIM की कमान कासिम रजवी के पास चली गई। साल 1948 में रजवी के आदेश पर भैरनपल्ली कांड हुआ जिसमें 118 हिंदुओं की हत्या कर दी गई। दर्जनों महिलाओं के साथ रेप हुआ जिसके बाद MIM पर बैन लगा दिया गया। साल 1957 में कासिम रजवी चुपके से भारत से निकलकर पाकिस्तान चले गए और उन्होंने MIM की कमान असदुद्दीन ओवैसी के दादा अब्दुल वहीद ओवैसी को सौंप दी। अब्दुल वहीद ओवैसी ने MIM का नाम बदलकर ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहाद उल मुसलमीन यानी कि AIMIM कर दिया और इसे एक मुस्लिम संगठन के बजाय राजनीतिक पार्टी का रूप दे दिया। AIMIM का पार्टी संविधान नए सिरे से लिखा गया। 1957 के बाद से ओवैसी परिवार की तीसरी पीढ़ी का पार्टी पर दबदबा है। अब्दुल वहीद ओवैसी मौजूदा AIMIM अध्यक्ष
असदुद्दीन ओवैसी के दादा थे और उसके बाद असदुद्दीन ओवैसी के पिता AIMIM के चीफ बने और साथ ही साथ 2008 के बाद से असदुद्दीन ओवैसी इसके लगातार अध्यक्ष बने हुए हैं। ये तो बात हुई इस पार्टी के इतिहास की। असदुद्दीन ओवैसी हैदराबाद सीट से 5वीं बार लोकसभा चुनाव लड़ रहे हैं। ओवैसी को इस बार कड़ी टक्कर भी मिल रही है, इसलिए ओवैसी खुलकर हिंदू मुसलमान कर रहे हैं। अगर आप निकल कर वोट नहीं डालेंगे तो मुझे कहना पड़ेगा कि आप उन ताकतों की तायीद कर रहे हैं जो बुलडोजर के जरिए गरीबों का घर तोड़ रहे हैं। अगर आप मजलिस को चाहते हुए भी अपना वोट का इस्तेमाल नहीं करेंगे तो फिर आप उन लोगों के अज़ाइम में आसानियां पैदा कर रहे हैं जो इबादत गाहों को छीनना चाहती हैं। अगर आप मजलिस को चाहते हुए भी मजलिस के हक में अपने वोट का इस्तेमाल नहीं करेंगे तो फिर आप उन ताकतों को इख्तियार बख्श रहे हैं जो भारत में यूनिफॉर्म सिविल कोड को लागू करके हमको हमारे तौर तरीके से जो हम अपनी शादी करते हैं उससे हमको रोकना चाहेंगे। अगर आप मजलिस को चाहते हुए अपने वोट का इस्तेमाल नहीं करेंगे 13 मई में तो फिर आप अपने आप को ही नहीं बल्कि पूरे मुल्क के अक़लियतों को, दलितों को, गरीबों को CAA, NPR, NRC के कानून का शिकार बनाएंगे। अगर आप मजलिस को चाहते हुए भी बगैर किसी जेन्युइन रीजन के अपने वोट का इस्तेमाल 13 तारीख को नहीं करेंगे तो फिर आपके दिलों में मुख्तार अंसारी की मौत का गम नहीं है। अगर आप मजलिस को चाहते हुए भी 13 तारीख के दिन अपने वोट का इस्तेमाल नहीं करेंगे तो फिर याद रखिए जो ताकतें आपकी और हमारी शनाख्त को मिटाना चाहती हैं इसके जिम्मेदार आप भी रहेंगे। अगर आप ये तमाम चीजों पर गौर करेंगे तो मुझे यकीन है कि आप अपने वोट का सही इस्तेमाल करेंगे। मंजर लखनवी का एक शेर है, दर्द हो दिल में तो दवा कीजिए, दर्द हो दिल में तो दवा कीजिए और जो दिल ही ना हो तो क्या कीजिए। राजनीति का दिल नहीं होता, राजनीति का सिर्फ दिमाग होता है और दिमाग तो हर हाल में जीत चाहता है, चाहे वो डराकर मिले या पुचकार कर। असदुद्दीन ओवैसी क्यों डरा रहे हैं? इस देश के किसी भी कोने हुए बैठे हुए मुसलमान आज जो इस वक्त राजधर्म देख रहे हैं वो फिर अपने दिल पर हाथ रखकर खुद से एक सवाल पूछे, क्या उन्हें निकाह करने से किसी ने रोका है या निकाह करने के तरीके में कोई तब्दीली लाने के लिए कहा गया है? क्या उन्हें दीनी तालीम लेने से रोका गया है? क्या उन्हें मस्जिद जाने पर कोई मनाही है, कोई पाबंदी है? और अगर इन सभी सवालों का जवाब आपको ना में मिलता है तो समझ लीजिए असदुद्दीन ओवैसी क्या कर रहे हैं। ये तो बात हुई हैदराबाद की, लेकिन कल लोकसभा चुनाव के पहले चरण का मतदान हो गया और वोटिंग का ट्रेंड भी सामने आ गया है। पिछले चुनाव के मुकाबले इस बार वोटिंग कुछ कम हुई है। उत्तर प्रदेश से लेकर बिहार तक वोट घटा है। पिछले चुनाव के मुकाबले इस बार करीब 7% वोट कम पड़ा है। ऐसे में किसे नुकसान है और किसे फायदा पहुंचा है? मुस्लिम सीट पर वोट का पैटर्न क्या रहा है? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पास फर्स्ट फेज के इंटरनल असेसमेंट की रिपोर्ट आ चुकी है। उस रिपोर्ट में ऐसा क्या है कि मोदी ने पहले फेज में ही बीजेपी की परफॉर्मेंस को एक्सीलेंट कह दिया है। रिपोर्ट कार्ड के हिसाब से बात करूं तो एक्सीलेंट का मतलब होता है 75%, यानी कि फर्स्ट डिवीजन से भी ऊपर। ये तो डिस्टिंक्शन जैसा है। तो क्या पहले फेज में बीजेपी क्लीन स्वीप करने जा रही है? सबसे पहले आपको सुनाते हैं मोदी ने किन रिपोर्ट्स के बेस पर यह कहा कि पहले चरण में एनडीए के पक्ष में एक तरफा मतदान हुआ। कल देश में पहले चरण का मतदान संपन्न हुआ है। मैं वोटिंग करने वाले सभी लोगों को और विशेषकर हमारे फर्स्ट टाइम वोटर्स को बहुत बहुत बधाई देता हूं और उनका आभार भी व्यक्त करता हूं। मतदान के बाद अलग अलग लोगों ने
बूथ लेवल तक का जो एनालिसिस किया और जो जानकारियां मिल रही है, उसे विश्वास पक्का हो रहा है कि पहले चरण में एनडीए के पक्ष में एक तरफा मतदान हुआ है। लेकिन मैं देशवासियों से आग्रह करूंगा, एनडीए की जीत आप पक्की कर रहे हैं, मैं सर झुकाकर आपका आभार व्यक्त करता हूं। लेकिन जो लोग मतदान नहीं करे रहे पहले चरण में, लोकतंत्र की ये सबसे बड़ी ताकत होता है। आप किसी को भी वोट दें, लेकिन वोट जरूर दें। वोटिंग के बाद बूथ से मोदी के पास ऐसी कौन सी रिपोर्ट पहुंची है, उन्हें क्या इंफॉर्मेशन मिली है कि वो इस फेज को एक्सीलेंट कह रहे हैं, जबकि पहला फेज ही बीजेपी के लिए, एनडीए के लिए सबसे मुश्किल और टफ फेज कहा जा रहा था। पहले चरण में वोट परसेंट का घटना क्या ये बता रहा है कि इस बार का चुनाव एक तरफा है? क्या नरेंद्र मोदी का विरोध करने वाले ज्यादातर वोटर घर से निकले ही नहीं, सवाल ये भी, या फिर मोदी के समर्थकों को ये लगा कि चुनाव तो मोदी ही जीतेंगे, इसलिए वो घर से नहीं निकले। दोनों ही सूरत में फर्स्ट फेज बड़ा ही इंटरेस्टिंग नजर आ रहा है। और ऐसा क्यों है, इसके लिए मैं आपको पहले फेज का वोटिंग का एक ट्रेंड दिखाती हूं, जिससे आपका कॉन्सेप्ट और क्लियर होगा। जिन सीटों पर जबरदस्त फाइट हुई है, वहां भी इस बार 2019 के मुकाबले कम वोटिंग हुई है। आप उत्तर प्रदेश की 8 सीटों की बात कर लें, जिन 8 सीटों पर, यानी 80 में से जिन 8 सीटों पर पिछले चुनाव के मुकाबले यहां पर मतदान हुआ, ये मतदान का प्रतिशत कम दिखाई दिया। यानी कि जब साल 2019 की बात करें तो यहां पर 66.15% वोट पड़ा, लेकिन इस बार आप देखें 2024 में ये 60.25% हो गया, यानी कि सीधे सीधे 6% का घटाव आ गया। इन 8 सीटों में से 7 सीट वो हैं जो कि मुस्लिम डोमिनेंस वाली सीट है। यहाँ पर मुस्लिम वोटर्स 40% से ज्यादा हैं। सवाल ये है कि क्या मुस्लिम वोटर अपने घर से निकले ही नहीं? उत्तर प्रदेश की 8 सीटों पर कहां कितनी वोटिंग हुई, कितनी कम होती चली गई, ये आपको सिलसिलेवार तरीके से दिखाती हूँ, एक एक क्षेत्र आपके सामने रखती हूँ। और सबसे पहले बात आजम खान के घर रामपुर। रामपुर का हाल देखिए, रामपुर में 51% मुसलमान वोटर हैं। यहाँ पर पिछले चुनाव के मुकाबले 9% वोट घटा है। रामपुर में पिछली बार करीब 63.17% जब वोट पड़ा, इस बार ये घटकर 54.77% हो गया। अब रामपुर में वोट क्यों घटा? क्या जेल में बंद आजम खान की नाराजगी समाजवादी पार्टी के कैंडिडेट पर भारी पड़ गई? आजम के समर्थकों ने चुनाव के बहिष्कार का जो ऐलान किया था, इसकी वजह से क्या वोट परसेंटेज पर असर पड़ा? और अगर वाकई ऐसा हुआ है, तब तो इंडिया लाइंस की लुटिया रामपुर में डूब गई। आजम खान के असर वाली एक और मुस्लिम सीट की बात कर लेते हैं, वो है मुरादाबाद। मुरादाबाद में 46% मुसलमान वोटर्स है, लेकिन यहां भी 2019 के मुकाबले 5% कम वोटिंग हुई है। इस सीट पर अखिलेश यादव ने मौजूदा मुस्लिम सांसद एसटी हसन का टिकट काटकर आजम खान की करीबी रुचि वीरा को कैंडिडेट बनाया था। इसे लेकर एसटी हसन के समर्थकों में बड़ी नाराजगी थी। एसटी हसन तक का भी बयान हमने आपको सुनाया था। उन्होंने कहा था कि देखिए, हम तो प्रचार करने नहीं निकलेंगे। जब एसटी हसन ने कह दिया तो उनके समर्थक क्यों प्रचार करने के लिए निकलते? और क्या इसी का फायदा बीजेपी को मिल गया? बीजेपी के सर्वेश सिंह जो कि यहां से चुनाव मैदान में हैं, क्या उनकी नैया पार लग गई? क्योंकि कुछ ऐसा ही हाल सहारनपुर की भी तस्वीर का है। सहारनपुर आप देखें, यहाँ पर 41% मुसलमान हैं। सहारनपुर सीट से विवादित बयानबाजी के लिए मशहूर इमरान मसूद कांग्रेस की ओर से मैदान में है, इंडिया अलायंस के उम्मीदवार हैं, जबकि बीजेपी से राघव लखनपाल और बीएसपी से माजिद अली के बीच में मुकाबला है। 2019 के चुनाव में यहां पर 70% से ज्यादा वोट पड़ा था। ये देखिए, 70.83% वोट यहां पर 2019 में पड़ा, लेकिन इस बार ये 5% घट गया। इस बार 2024 के चुनाव में 65.95% वोट यहां पर रिकॉर्ड किया गया। अब ये ट्रेंड क्या बताता है? यूपी की एक और मुस्लिम बहुल सीट की बात कर लें। यह सीट है
कैराना में करीब 42% मुस्लिम वोट हैं, लेकिन इस बार यहां पर भी वोट प्रतिशत घट गया। 2019 के चुनाव में 67.44% वोट पड़ा था यहां पर, लेकिन इस बार ये 6% घटकर 61.17% वोट तक सिमट कर रह गया। मुजफ्फरनगर एक और जबरदस्त फाइट वाली सीट है। 40% मुस्लिम वोटर्स वाली सीट पर 2019 के मुकाबले 9% कम वोट पड़ा है। यहां पर बीजेपी के संजीव बालियान, समाजवादी पार्टी की तरफ से हरेंद्र मलिक और बसपा के दारा सिंह प्रजापति के बीच में कॉन्टेस्ट था। अब सवाल यह है कि जो वोट घटा उससे किसे नुकसान हुआ, किसे कितना फायदा हुआ। कम वोटिंग की वजह कहीं ठाकुरों की नाराजगी है या फिर मुस्लिम वोटर्स का बूथ पर ना पहुंचना है। इन दोनों में से कोई भी कारण हो सकता है। यूपी ही नहीं, बिहार में भी अगर बात करें तो बिहार भी इस बार फर्स्ट फेज का वोटिंग टर्न आउट कोई बहुत ज्यादा उत्साहजनक नहीं रहा, बहुत कम रहा। बिहार में पहले चरण की बात कर लें तो 48.88% वोट पड़ा, तकरीबन 50 के आसपास वोट पड़ा। तो पिछले चुनाव के मुकाबले ये 5% कम रहा। जरा ये आंकड़ा देख लीजिए आपके सामने। बिहार की जिन 4 सीटों की हम बात कर रहे हैं, उन 4 सीटों में आप देखिए वोट प्रतिशत कितना घटा। औरंगाबाद, गया, नवादा और जमुई 2019 में जहां 53.64% वोट पड़ा, ये 2024 में घट गया 2% तक। वहीं अगली सीट यानी कि गया की बात करें तो यहां पर तो 10% घटा है। बात अगर अगले इलाके की नवादा और जमुई की करें तो यहां पर भी 6% और 4% वोट घटा है। पश्चिम बंगाल की भी तस्वीर एक बार आप देख लें। वोट प्रतिशत यहां पर कम जरूर हुआ, लेकिन जो ट्रेंड सामने आया उससे लेकर बीजेपी के खेमे में बड़ा उत्साह है और उसके पीछे कारण है। पश्चिम बंगाल की 3 सीटों पर 2019 के मुकाबले 4% वोट कम पड़ा है। पश्चिम बंगाल की जिन 3 सीटों पर वोटिंग हुई उसमें कूच बिहार में 81% ज्यादा, जी हाँ 81% से ज्यादा मतदान हुआ। पिछली बार के मुकाबले कम है, लेकिन अगर उत्तर प्रदेश से आप या बिहार से कंपैरिजन करेंगे तो 81.46% जबरदस्त वोटिंग हुई है। अलीपुरद्वार में 77% से ज्यादा, जलपाईगुड़ी में 82% से ज्यादा वोट रिकॉर्ड किए गए हैं। और पश्चिम बंगाल के अगर वोटिंग ट्रेंड की हम बात करें तो जितने ज्यादा मतदाता अपने घर से बाहर निकले, कहा यह जा रहा है ये ममता बनर्जी की मुश्किलें बढ़ाने वाला ट्रेंड रहा है। पश्चिम बंगाल से लेकर उत्तर प्रदेश तक वोट परसेंटेज भले ही कम हुआ हो, लेकिन जो रिपोर्ट मोदी तक पहुंची है उससे लेकर वो बड़े कॉन्फिडेंट हैं। और मोदी ऐसे ही नहीं इस वोटिंग ट्रेंड को एक्सीलेंट बता रहे हैं, उनके पास इसका एक मजबूत आधार है। दरअसल बूथ से लेकर टॉप लेवल तक, यानी ये देखिए पन्ना प्रमुख और राष्ट्रीय अध्यक्ष, ये पूरा एक बूथ मैनेजमेंट है। बीजेपी का ये इतना स्ट्रांग मैनेजमेंट है कि वोटिंग खत्म होने के कुछ ही देर के बाद मोदी तक पूरी रिपोर्ट पहुंच जाती है और हर एक सीट की रिपोर्ट पहुंच जाती है। पन्ना प्रमुख बता देते हैं कि कौन सी सीट हम जीत रहे हैं और कौन सी सीट हम हार रहे हैं या कौन सी सीट पर कांटे का मुकाबला है। आप देखिए पन्ना प्रमुख के ऊपर बूथ अध्यक्ष के ऊपर शक्ति केंद्र, उसके ऊपर मंडल अध्यक्ष, फिर जिला अध्यक्ष, फिर प्रदेश अध्यक्ष के ऊपर राष्ट्रीय अध्यक्ष। एक पूरा सिलसिला है, ये पूरी एक कड़ी है जो ये रिपोर्ट पहुंचाती है। बीजेपी में ऊपर से निचले लेवल तक काम किया जाता है। राष्ट्रीय अध्यक्ष सभी प्रदेशों की मॉनिटरिंग करते हैं, प्रदेश अध्यक्ष सभी जिलों की मॉनिटरिंग करते हैं, जिला अध्यक्ष मंडल की मॉनिटरिंग करते हैं, तो मंडल अध्यक्ष का काम बूथ की मॉनिटरिंग करने का है। उनके नीचे शक्ति केंद्र हैं जिसके नीचे बूथ अध्यक्ष हैं और उसके नीचे हर बूथ पर पन्ना प्रमुख होते हैं। पन्ना प्रमुख बूथ अध्यक्ष को अपनी रिपोर्ट सौंपते हैं। बूथ समितियां शक्ति केंद्र को रिपोर्ट करती हैं। शक्ति केंद्र से मंडल प्रमुखों को रिपोर्ट भेजी जाती है और मंडल से जिला अध्यक्ष को रिपोर्ट बढ़ाई जाती है। जिला अध्यक्ष से प्रदेश संगठन को रिपोर्ट आती है। तो हर बूथ की मॉनिटरिंग और रिपोर्ट राष्ट्रीय अध्यक्ष तक पहुंचाई जाती है। देखिए इस तरीके से हर बूथ की मॉनिटरिंग की जाती है। कौन से बूथ पे कितना मतदान हुआ है, किसके लिए लोगों के अंदर उत्साह ज्यादा है, ये पता चलता है। बीजेपी का पन्ना प्रमुख डोर टू डोर वोटर से जुड़ा हुआ रहता है। बीजेपी के हर एक बूथ पर ये देखिए पूरा देखिए हर बूथ पर 800 से 900 लोग रहते हैं। एवरी बूथ, आप समझिए कितनी बड़ी पार्टी है, इसके काम करने का तरीका किसी मल्टीनेशनल कंपनी के जैसा है। 800 से 900 लोग बूथ पर रहते हैं। बूथ की एक लिस्ट में 20 से 30 पन्ना होते हैं और एक बूथ पर 25 से 30 पन्ना प्रमुख होते हैं।
पन्ना प्रमुख के अंडर 29 लोग काम करते हैं और एक पन्ना प्रमुख के एरिया में 5 से 6 परिवार होते हैं। यानी कि परिवार के एक एक सदस्य तक बीजेपी की पहुंच है कि किसने कहां वोट दिया या कहां वोट नहीं दिया। पन्ना प्रमुख इसका पूरा हिसाब रखता है और वोटिंग के बाद फौरन रिपोर्ट ऊपर की तरफ बढ़ा देता है। एक बार बीजेपी के पक्ष में ये बात जाती है कि कम वोटिंग की वजह से अगर लोकल वजह की कारण रहे हैं और इसलिए वोटिंग कम हुई है तो बीजेपी के लिए ये बात खतरनाक नहीं है। लेकिन एंटी इनकम्बेंसी की वजह से अगर वोटिंग कम हुई है, अगर कारण ये है कि कोई एंटी इनकम्बेंसी है और इसलिए लोग कम निकले हैं वोट करने के लिए, तो फिर मामला खतरनाक हो सकता है।